बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हमने एक नया चैप्टर अपनी बुक का चैप्टर नंबर 10 जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड वो स्टार्ट करना है, बिकॉज दिसंबर के सिलेबस में आपके दो चैप्टर शामिल हैं, 9th और 10th। चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसका आपका एक पेपर भी हो चुका है MCQs का। लिहाजा जो दिसंबर का फुल सिलेबस होगा, जो आपका पेपर होगा दिसंबर के सिलेबस का, तो उसमें दो चैप्टर आपके शामिल होंगे, 9th और 10th। तो 10th वाला चैप्टर जो हमारा है ज्योमेट्री से रिलेटेड, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, बिकॉज ज्योमेट्री के अंदर आपको ज़्यादातर डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर डेफिनेशंस को आपको याद करना पड़ता है। अदरवाइज आप लोग किसी क्वेश्चंस को समझने में, किसी फिगर को समझने में, किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपके लिए मुश्किल होगी। सिर्फ ज्योमेट्री में आपको मोस्टली डेफिनेशंस जो हैं वो याद करनी पड़ती हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आपके माइंड में क्लियर होना ज़रूरी है। हमने कुछ डेफिनेशन जो होंगी पहले पढ़ चुके हैं आप लोग 6th क्लास के अंदर। बहुत सारी डेफिनेशन इसमें ये होंगी, वो सारी आप लोग पीछे पढ़ चुके होंगे, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर रिमाइंड ही करवाया जाएगा ताकि आपकी वो डेफिनेशन जो है वो रिवाइज हो जाए। और साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, अपने रफ रजिस्टर पकड़ लेना है और जो डेफिनेशन मैं आपको बोलूंगा, समझाऊंगा, आपने वो साथ साथ अपनी रफ कॉपी के ऊपर लिखते जाना है और अपने नोट्स जो है वो साथ साथ आपने तैयार करते जाने हैं, ताकि जब आप लोग डेफिनेशन याद करो तो आपको वो बिल्कुल आसानी से याद हो जाए। बुक के ऊपर आपको ये डेफिनेशन सारी की सारी नहीं मिलेंगी, क्योंकि बुक में सिर्फ कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन उन चीजों को समझने के लिए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, उसका जो पीछे बेस होती है वो समझना जरूरी है। अगर वो बेस ही आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो वो आगे जितनी बातें वो करेगा वो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगी। वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आप लोग रट्टा लगाने की कोशिश करोगे, लेकिन रट्टा लगाने से आपको वो भी याद नहीं होंगी। इस चैप्टर में हम जो चीजें पढ़ेंगे वो सामने आपको नजर आ रही हैं। ज्योमेट्री वाला चैप्टर है। सबसे पहले एंगल, इसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, पॉलीगॉन्स, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, फिर ट्राइंगल्स के बारे में, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में और सिमिलर फिगर्स के बारे में। ये 10 चीजें हैं, 10 हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसको हम आज सीखेंगे भी, और इनसे आगे फर्दर जो इनकी टाइप्स होंगी, इनकी डिटेल होगी, वो कैसे आप लोगों ने सीखना है, वो कैसे आप लोगों ने याद करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप लोग साथ अपना रफ रजिस्टर पकड़ लो, उसको साथ साथ नोट करते जाओ, नोट्स तैयार करते जाओ, ताकि आप लोग खुद अपने हाथ से जब बनाओगे वो याद करना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। सबसे पहला हमारा है एंगल। एंगल क्या होता है? आपको पता है कि एंगल जो है आपके पास कब बनता है। एंगल की डिफरेंट टाइप्स होंगी। एंगल की डेफिनेशन अगर देखें तो आपको 3 लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में और रे के बारे में पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। लाइन वो होती है जिसका ना ही स्टार्टिंग पॉइंट हो और ना ही एंडिंग पॉइंट हो, अनलिमिटेड उसकी लेंथ है, अनलिमिटेड उसकी मेजरमेंट है। लाइन सेगमेंट जो होता है आपको पता है एक पोर्शन होता है, कोई भी पोर्शन उठा लें लाइन सेगमेंट में से, एक बहुत बड़ी, जिस तरह ये दीवार के ऊपर व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, अगर मैं पूरे सिर्फ व्हाइट बोर्ड का एरिया उठा लूं तो वो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होगा, बिकॉज यहां से शुरू हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है, ये हमें बात पता है। तीसरी चीज है रे। रे वो होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है, विच हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट एंडिंग पॉइंट, वो रे कहलाती है। अब जब हमने एंगल पढ़ना है तो रेज को यूज करेंगे। हम ये कहेंगे टू रेज, व्हेन टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, इट इज कॉल्ड एंगल। हमारे पास एक रे यहां पर पड़ी हुई है, दूसरा ये है और दूसरी ये है, ये 2 रेज पड़ी हैं, दोनों किसी एक पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रही, दोनों ही किसी एक पॉइंट से शुरू नहीं हो रही, दोनों किसी एक पॉइंट पे कट नहीं कर रही, दोनों किसी एक पॉइंट पे टच नहीं कर रही, एक दूसरे में से पास नहीं कर रही, तो ये हमारे पास दोनों पैरेलल रेज कहलाएंगी या पैरेलल लाइंस कहलाएंगी, ठीक है। जब इन दोनों को हम उठा के किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ये देखें, ये वाला इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इन दोनों रेज का, ये भी यहां से निकल रही है और ये भी यहां से निकल रही है, तो ये अब हमारे पास दोनों क्या बनाएंगी, एंगल बनाएंगी। यहां पर एक अंदर एंगल बनेगा, ये हमारे पास एक एंगल है, और ये जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां पर ये दोनों रेज आपस में मर्ज कर रही हैं, जहां से ये दोनों निकल रही हैं,
स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का जो है, दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो पहली डेफिनेशन क्या हुई, वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या हुई, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेज, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू रेज इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। तो ये जो रेज होंगी फिर इस एंगल की क्या कहलाएंगी, आर्म्स, ये इसकी आर्म्स कहलाएंगी। तो ये इसकी डेफिनेशन आपने बिल्कुल साथ साथ लिखते जाना है, खुद बना के लिखें, अपने वर्ड्स में लिखें, ताकि आसानी से आप लोग इसको याद भी कर सको। अब हमने, ये तो एंगल के बारे में बात होगी, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में कुछ बातें करते हैं। जब ये हमारी दोनों रेज जो हैं, एक ये है, दूसरी यहां से जा रही है, इसके साथ साथ, बिल्कुल साथ, कोई थोड़ा बहुत फर्क भी नहीं है, बिल्कुल ये कह लो कि इसके बिल्कुल बराबर जा रही है, पैरेलल है, इसके दोनों रेज पैरेलल है। अब दोनों जब पैरेलल होंगी तो फिर एंगल ही कोई नहीं बनेगा, दोनों पैरेलल लाइंस क्योंकि पैरेलल हैं, तो यहां पर 0 डिग्री एंगल है। डिग्री इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंगल, ये यूनिट है, समझ लो इसके। डिग्री, दो तरह के यूनिट होते हैं एंगल को मेजर करने के, एक तो आप डिग्री में मेजर कर सकते हो, दूसरा आप इसको रेडियन में मेजर कर सकते हो, लेकिन आपके लेवल में सिर्फ डिग्री की बात है, रेडियन की बात नहीं है। फिर क्या किया, एक रे ये वाली जो है ये अपनी पोजीशन पे रही, ठीक है, इधर ही रही, दूसरी रे ने मूव करना शुरू कर दिया, यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी हो गई, आगे मूव कर गई, फिर मूव करती जा रही है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट स्ट्रेट चली गई, फिर मूव करना शुरू कर दिया इसने, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे डाउनवर्ड हो गई, फिर मूव करना शुरू कर दिया, फिर मूव करना शुरू कर दिया, वापस अपनी जगह पे आ गई, यहां पर जहां से स्टार्ट हुई थी। तो एक रे तो वही थी, दूसरी रे ने मूव करना शुरू कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं मैंने मूव करवाया, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा रहा हूं। दो तरह की मूवमेंट है, या एंटी क्लॉकवाइज मूव करे या क्लॉकवाइज मूव करे। आप लोगों ने जो यूज करना है वो एंटी क्लॉकवाइज यूज करना है। इसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो क्लॉकवाइज एंगल होते हैं ना, जो ऐसे रे मूव करना शुरू करेगी तो वो हमारे पास नेगेटिव एंगल्स होते हैं, -10 डिग्री, -50 डिग्री, -70 डिग्री, -90 डिग्री। लेकिन चूंकि नेगेटिव एंगल्स आप लोगों ने पढ़ने ही नहीं है, लिहाजा पॉजिटिव एंगल्स के लिए हमारे पास हमेशा जो डायरेक्शन होगी वो एक एंटी क्लॉकवाइज होगी। ऐसे आपने मूव करना शुरू कर दिया, ऐसे यहां पहुंच गई, यहां। एक बात पे गौर करें, हमारे पास ये जो जैसे जैसे मूव करती जा रही है, सर्कल जो है वो कंप्लीट होता जा रहा है, ले जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले तो डिसाइड कर ले कि हमारे पास ये एंगल के नाम कौन कौन से। एक 0 डिग्री यहां पर हो गया, जब इसने मूव करते करते बिल्कुल यहां पे आ गया तो ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया, बिल्कुल मूव करते यहां पर 180 डिग्री हो गया, 90 ने और ऐड किया तो यहां पर 270 डिग्री, 90 और मूव किया तो हमारे पास 360 डिग्री। बिकॉज एक सर्कल का जो एंगल होता है वो हमारे पास 360 डिग्री होता है, तो उसको हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। 1 क्वाड्रेंट को हमने 90 कहा, क्योंकि देखें ना, अब हमारे पास ये टोटल सर्कल जो था ये 360 था, हाफ किया तो 180 बन गया, यानी कि सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का भी हाफ किया तो 90 बन गया, यानी जब 360 के 4 हमने पोर्शन बनाए तो हर पोर्शन जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यहां से जब स्टार्ट किया 0 डिग्री से, 1 2 3 4 5 30 40 50 70 80 85 86 87 89, तो ये यहां से लेकर 1 से लेकर 89 तक ये यहां पर हमारे पास एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर 90 से आगे सेकंड क्वाड्रेंट, फिर आगे थर्ड क्वाड्रेंट 180 से, फिर आगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पर ये एंगल के सारे टाइप्स हैं। क्या ये 0 डिग्री है, इसको पैरेलल एंगल कहेंगे, पैरेलल लाइन एंगल्स, पैरेलल लाइन एंगल्स। अब ये जो 0 से बड़े होंगे और 90 से लेस होंगे, दीज आर कॉल्ड दी एक्यूट एंगल्स। एक्यूट, ACUTE, एक्यूट। तो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या हुई, दो तरह की डेफिनेशन, दोनों ही आप लिख सकते हो। अ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड दी एक्यूट एंगल। इसमें ना ही 0 शामिल होगा और ना ही 90 डिग्री शामिल होगा, बिकॉज 90 डिग्री जो है इसका अपना एक अलग से नाम है, दिस इज कॉल्ड दी राइट एंगल, राइट एंगल।
अब ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज सेकंड क्वाड्रेंट एंगल। बिल्कुल वैसे ही a second quadrant angle is called the obtuse angle which is greater than 90 degree and less than 180 degree, these are called the obtuse angle. 180, this is called the straight line angle, straight line angle, straight angle कह लें इसको, straight angle। आगे 180 से greater and 360 से less, these are called the reflexive angle। तो जो हमारे पास 360 होगा, दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। ये सारी बातें आप लोग पहले पढ़ चुके हो, सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूं, रिमाइंड करवा रहा हूं, ताकि आप लोग दोबारा इसको अच्छी तरह से याद कर लो, अच्छी तरह से इसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लो। तो कितनी टाइप्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, these 7 टाइप्स के आपने नाम याद भी करने हैं, इनकी डेफिनेशन आपने साथ साथ लिखनी भी है और बिल्कुल पता भी होना चाहिए कि ये एंगल कौन सा है। आगे आ जाता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे हैं। पहले एक एंगल पढ़ा, अब एडजेसेंट एंगल पढ़ते हैं। क्या कहता है वो? हमारे पास ये एक एंगल है, एक एंगल ये वाला है, या ऐसा कर लें, चलें इसको ग्रेटर देन 90 बना लें। ये जी ए, इसको ओ कह लें, चले ए ओ बी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है सी ओ ए, ये एंगल का नाम है, इसको पढ़ेंगे ए ओ बी एंगल। ये एंगल की रिप्रेजेंटेशन होती है ए ओ बी। एक रे जो है वो ए है, दूसरी बी है, ओ पे वर्टेक्स है, इसको पढ़ेंगे एंगल सी ओ ए। ओ पे वर्टेक्स है, एक रे सी है, दूसरी रे ए है। अब क्या हुआ? उसने ये किया, ये दोनों एंगल जो अलग अलग थे, उसने ये कहा कि जब इनको हम एडजेसेंट कहेंगे ना, तो क्या करें, इन दोनों को इकट्ठा करके बना दें। लें जी, ऐसे। ये था ए ओ बी और ये था सी ओ ए। एक ये वाला एंगल था, एक ये वाला एंगल था। क्या किया, दोनों जो सेपरेट पड़े हुए थे, दोनों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके एक वर्टेक्स बना दिया। तो फिर डेफिनेशन क्या बनी? 2 और more than 2 angles are said to be adjacent angle with common vertex and common arm। जिन दोनों में एक आर्म कॉमन हो, क्योंकि ये जो ओ ए था, ओ ए जो थी इसकी रे, वो इसमें भी थी और इसमें भी थी, तो ये ओ ए दोनों की कॉमन हो गई और दोनों का वर्टेक्स ओ भी कॉमन हो गया। तो फिर क्या डेफिनेशन बनी? 2 angles are said to be adjacent angle with common vertex and common arm is called the adjacent angles। इतनी ही बात है। आगे है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये जो कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है ना, देखो ये एडजेसेंट एंगल जो था, ये एंगल की टाइप थी, ठीक है। अब ये कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एडजेसेंट की टाइप्स हैं। तो जब भी डेफिनेशन पढ़ोगे, जब भी डेफिनेशन लिखोगे, तो ये बात लाजमी लिखोगे कि 2 adjacent angles are said to be complementary या फिर 2 adjacent angles are said to be supplementary। तो complementary पहले डिफाइन करते हैं। 2 adjacent angles are said to be complementary if the sum of the both is 90 डिग्री। अगर दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। एक ये एंगल है, दूसरा एंगल कहीं यहां पर है, कह लो ये हमारे पास 60 डिग्री है, कह लो ये हमारे पास 30 डिग्री है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 90 डिग्री बनेगा। तो दीज आर कॉल्ड दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आगे है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। 2 angles are said to be supplementary if the sum of both is 180 डिग्री। ये हमारे पास एक है, ये यहां पर वर्टेक्स बना लो और यहां पर हमारे पास ये दूसरा बन जाएगा। इसको आप कह लो कि ये हमारे पास 110 डिग्री है, ये कह लो कि हमारे पास 70 डिग्री है। दोनों को जब इकट्ठा करोगे, दोनों को जब ऐड करोगे, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री बनेगा। तो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे। आगे है पॉलीगोन। पॉलीगोन क्या होती है?
पॉलीगॉन कहते हैं कि एनी क्लोज्ड फिगर, डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा, एनी क्लोज्ड फिगर विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय, जो हमारे पास बन सकती है, ऐसी बंद शक्ल है जो बनाई जा सकेगी, विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय एटलीस्ट 3 लाइन्स। देखें, एक लाइन से कोई क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकती, 2 लाइनों से कोई क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकती। क्लोज करने के लिए कम से कम 3 लाइनें चाहिए। कैसे? ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है या जो भी है, कोई क्लोज फिगर नहीं है। इसके साथ कोई और ले आओ, ये भी क्लोज नहीं है, ओपन है। क्लोज करने के लिए कम से कम तीसरी लाइन लेके आनी पड़ेगी, अब ये क्लोज बनी। हां, 3 से ज्यादा सारी की सारी क्लोज हो सकती हैं। 4, 5, 6, ये सारी आगे उसकी टाइप्स होंगी। तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन फिर क्या हुई? एनी क्लोज फिगर विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय एट लीस्ट 3 लाइन्स एंड 3 एंगल्स, दिस इज कॉल्ड द पॉलीगॉन। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, ट्राइंगल, ठीक है, जिसकी 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल होती हैं। क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। पेंटागन, जिसकी 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स। हेक्सागन, जिसकी 6 साइड्स 6 एंगल्स। हेप्टागन, जिसकी 7 साइड 7 एंगल्स। ऑक्टागन, जिसकी 8 साइड 8 एंगल्स। नोनागन, जिसकी 9 साइड्स 9 एंगल्स। डेकागन, जिसकी 10 साइड्स और 10 एंगल्स। तो ये सारे नाम आप लोगों ने लिख लेने हैं और अकेले अकेले की डेफिनेशन लिखनी है आप लोगों ने खुद, कोई मुश्किल नहीं है। देखो, ट्राइंगल को डिफाइन करना है, सेम एक ही पैटर्न पे सारी डेफिनेशन। ट्राइंगल है अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन विच हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। आगे quadrilateral, a type of polygon having 4 sides and 4 angles is called quadrilateral. A type of polygon having 5 sides and 5 angles is called pentagon. A type of polygon having 6 sides and 6 angles is called hexagon. A type of polygon having 7 sides and 7 angles is called hexagon. ठीक है, octagon, हमारे पास heptagon, नोनागोन, डेकागोन, ऐसे ही सारी की सारी डेफिनेशंस की आपने खुद लिखनी है टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन की। आगे ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल से बातें वो करेगा। ट्राइंगल क्या होती है? ट्राइंगल की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, जैसे पहले के अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड एंड 3 एंगल इज कॉल्ड दी ट्राइंगल। एक इसके बारे में रिजल्ट आप लोगों ने देखना है, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो भी याद रखना है। क्या? इसके 3 एंगल्स होते हैं ना, ये वाले, ये तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है। आगे इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे। सारी टाइप्स के लिए एक रिजल्ट जो है वो कॉमन है, बिकॉज मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, टाइप्स की नहीं बात कर रहा। जब मैं बिल्कुल एक ट्राइंगल की बात कर दूंगा, बड़ी की, ठीक है, तो फिर आगे सब के लिए ही उसके रूल जो होंगे वो अप्लाई होंगे। जैसा कि एक स्कूल के ऊपर कोई रूल है कि स्कूल बंद है आज, लेट्स सपोज कोई रूल होता है स्कूल बंद है, तो क्या फिर अकेली के लिए बात करने के लिए करनी पड़ेगी कि 7th क्लास जो है वो भी नहीं आएगी, 8 जो है वो भी नहीं आएगी, 9 जो है वो भी नहीं आएगी? नहीं, जब कह दिया स्कूल ऑफ है, स्कूल बंद है, तो फिर सारी क्लासें घर बैठेंगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जब मैं एक ट्राइंगल के लिए रिजल्ट बोल रहा हूं तो वो उसकी टाइप्स के लिए भी साथ साथ लाजमी एप्लीकेबल होगा। क्या रिजल्ट है वो? रिजल्ट ये है कि सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल, जो इस ट्राइंगल के अंदर वाले तीनों एंगल्स हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री। इनके तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आगे टाइप्स है। पहली टाइप कह लो इक्विलेटरल, 6 टाइप्स हैं इसकी। इक्विलेटरल ट्राइंगल विच हैविंग 3 इक्वल साइड्स एंड 3 इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल विच हैविंग 2 इक्वल साइड्स and 2 equal angle is called the isosceles triangle. Number 3, scalene triangle which having 3 different sides and 3 different angles is called, हमारे पास ये है scalene। आगे 3 और हैं। A type of
triangle having 3 acute angle is called acute angled triangle. A type of triangle which having 1 obtuse angle is called the obtuse angle triangle. A type of triangle which having 1 angle of 90 degree is called a right angle triangle. तो ये 6 names आपने triangle के with definition लिखने भी हैं और याद भी करने हैं. आगे लास्ट वाली 2 definition है congruent triangles और similar figure. congruent क्या होती हैं? मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है congruent को. हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC, हमारे पास एक और ट्राइंगल है CDE. ठीक है, वो कहते हैं 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कब होंगी? 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल इफ देयर इज ए 1-1 कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन देयर साइड्स एंड देयर एंगल्स. अब ये 1-1 कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होती है? इसका मतलब ये है कि ये जो साइड ए बी है ना एक ट्राइंगल की, ये इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ये सी डी इसके इक्वल होनी चाहिए. बीसी जो है वो डीई के इक्वल होनी चाहिए. एसी जो है वो सीई के इक्वल होनी चाहिए. तब जाकर ये दोनों जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रेंट होंगी. इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी, ये एंगल ए एंगल सी के बराबर, एंगल बी एंगल डी के बराबर, एंगल सी एंगल ई के बराबर. तो ये दोनों जो है ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट तब होगी जब इनमें ये 6 चीजें कॉमन होगी. तीनों एंगल दोनों के और तीनों साइड दोनों की. तब जाकर हम कहेंगे कि ये दोनों जो है वो ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट है. सिमिलर फिगर क्या होती है? सिमिलर ट्राइंगल क्या होती है? 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप. अगर दोनों की शेप जो है वो सेम है. फर्ज करें एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है. अब इसमें 1-1 कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है. अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है लेकिन सिमिलर हैं क्योंकि दोनों की शेप जो है वो एक जैसी है. साइज मैटर नहीं करता यहां पर. हां, कॉन्ग्रेंट में दोनों चीजें लाजमी मैटर करती हैं. दोनों की शेप भी सेम होनी चाहिए, दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए. लेकिन सिमिलर में साइज जो है वो दोनों का मैटर नहीं करता, दोनों की शेप जो है वो मैटर करती है. तो फिर सिमिलर फिगर क्या होगी? 2 figures are said to be similar figure if they both having the same shape. अगर दोनों की शेप जो है वो सेम होगी तो हम कहेंगे कि ये दोनों सिमिलर है. अगर दोनों का साइज डिफरेंट होगा तो नो प्रॉब्लम, सिमिलर होंगी. लेकिन अगर दोनों की शेप सेम है और दोनों का साइज सेम है तो ये कॉन्ग्रेंट कहलाएगी. अब यहां पर अगर दोनों का साइज ही सेम है और शेप ही सेम नहीं है तो फिर ना ही वो कॉन्ग्रेंट है ना ही वो सिमिलर है. लिहाजा कॉन्ग्रेंट के लिए दोनों कंडीशन, उसकी शेप भी सेम हो और उसका साइज भी सेम हो, और सिमिलर के लिए सिर्फ एक कंडीशन, दोनों की शेप सेम हो, दोनों का साइज मैटर नहीं करता. ये जितनी डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई है वो सारी की सारी आप लोगों ने अपनी रफ कॉपी के ऊपर लिखने के बाद फिर आपने इसके नीट जो है वो नोट्स बना लेने हैं. नोट्स बनाकर आप लोगों ने वो याद करनी है. अगर किसी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हुई, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो वो लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा. इंशाल्लाह आपको वो दोबारा समझा दिया जाएगा. ओके, अल्लाह हाफिज.